जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने ये सीख लिया था कि ये जान लिया था कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये मकर रेखा के पास से आज जहाँ दिख रहा है वहाँ इसकी अवस्थिति कैसे हुई, कैसे यहाँ हमने देखा कि जब अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच टकराव हुआ तो उससे जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उससे कैसे आज चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसका जो प्रादेशिक विभाजन था यानी पठारों का प्रादेशिक विभाजन भी हमने देख लिया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो हमारा पठार है वो कुछ प्रायद्वीपीय पठार ऐसा है, और नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ऊपर वाले पार्ट को मध्यवर्ती उच्च भूमि बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को दक्कन का पठार बोला जाता है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपको विंध्याचल का पठार देखने को मिलेगा, मालवा का पठार देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, मेनली ग्वालियर वाला इलाका जो आता है थोड़ा यूपी भी आ जाएगा। ठीक है, और इधर बघेलखंड का पठार, सतना, सिंगरौली, ये सब फेमस जगह है बघेलखंड के पठार के लिए। ठीक है, तो हमें विंध्याचल मध्यवर्ती उच्च भूमि में यही पठार देखने को मिलते हैं। अब दक्कन के पठार में हमें मेनली जो महाराष्ट्र वाला इलाका है वहाँ दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। उसके आगे आएंगे तो यहाँ नागपुर का पठार या विदर्भ का पठार देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार। ठीक है, कोलार की खान, भारत में सबसे ज़्यादा सोने की जो खान है वो कहाँ है? धारवाड़ के पठार में है। ठीक है, और धारवाड़ के पठार में जो खान है सबसे फेमस, उसका नाम कोलार सोने की खान है। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि सब लोग देखे ही होंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का पठार है, नागपुर में झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। ये इसे छोटा नागपुर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो चट्टानें हैं वो विदर्भ के पठार पर जो चट्टानें हैं उनसे मैच करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इसी छोटा नागपुर का पठार विस्तृत रूप यहाँ तक था, मेघालय तक। इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, शिलोंग का पठार भी कहते हैं। लेकिन पहले तो ये एक था, लेकिन जब यहाँ मालदा एक जगह है वहाँ मालदा दरार पड़ गई, यानी कि वो जगह बांग्लादेश में है और वो धंस गई। नदियों के आने के कारण वो जगह धंस गई, जिससे क्या हुआ कि जो छोटा नागपुर का पठार था और मेघालय का पठार वो अलग हो गया। ठीक है, तो इसे हमें अलग देखना पड़ता है आज के समय में। मेघालय के पठार, यहाँ भी कोयले की खानें हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतिया कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है। ठीक है, और ये दरार जो है इसे मालदा दरार कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यही अलग करता है जो दक्कन के पठार से मेघालय के पठार को। देखिए ना, छोटा नागपुर के पठार से मेघालय के पठार को, दक्कन के पठार से मेघालय के पठार को अलग करता है कौन? मालदा दरार। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब जरा आप गौर करेंगे तो इन सभी पठारों के कगार का काम यानी बाउंड्री का काम कौन कर रहा था? तो इधर बताया था आपको हमने कि इधर बन रहा था वेस्टर्न घाट, पश्चिम में घाट बन रहा था, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी घाट या इंग्लिश में वेस्टर्न घाट। और उन्हीं ज्वालामुखी उद्गारों से ही इधर भी जो घाट तैयार हुआ उसे पूर्वी घाट, चूँकि पूर्व की दिशा में इसलिए पूर्वी घाट, इंग्लिश में ईस्टर्न घाट, तो इसे ईस्टर्न घाट और इसे वेस्टर्न घाट कहा गया। अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा पठारों प्रायद्वीपीय पठार के कगार का काम यानी बाउंड्री का काम कौन करता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट करते हैं। पश्चिमी घाट सतत पर्वत श्रेणी है, और जबकि जो पूर्वी घाट है वो सतत ना होकर के टूटी है। ठीक है, हर जगह से, इसीलिए इसे असतत पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपको बता दें ये कोई रियल पर्वत श्रृंखला नहीं है, उन्हीं ज्वालामुखी उद्गारों से, ठीक है, जो जिस कगार का निर्माण हुआ, तो आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सी मतलब रियलिटी में वो पहाड़ी नहीं है, बल्कि उनका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्गार से जो वहाँ पास लावा गिरे उनसे ही ये कगार बना और ये एक ऊंची पहाड़ी का रूप ले लिया। ठीक है, अब इसी पहाड़ी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें कई सारे आपको दर्रे देखने को मिलेंगे, उन्हें भी घाट कहा गया। ठीक है, दर्रे यानी रास्ता, पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता। सेनकोट देखने को मिलेगा, पाल घाट देखने को मिलेगा, थाल घाट देखने को मिलेगा, भोर घाट देखने को मिलेगा। 4 प्रमुख आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। और इसकी खास बात आपको बता दें, जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचे है। अब देखिए, चूंकि ज्वालामुखी उद्गार यहीं से हो रहा था, तो देखिए ना यहाँ की कगार जो होगी ज़्यादा ऊंची होगी, और जैसे जैसे ज्वालामुखी उद्गार से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके बीच की इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन कहेगा कि पूर्वी घाट की ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है? तो आपको बताना रहेगा पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है।
अब जो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर, यानी भारत के प्रायद्वीप से अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो इसका ढाल ऐसा है, कैसा है, यानी कि पूरब की ओर भी है और दक्षिण की ओर भी है। इसीलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, आपको पता है पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो चाहे गोदावरी हो, वो चाहे महानदी हो, वो चाहे कृष्णा हो, वो चाहे कावेरी हो, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जब नदियों वाला टॉपिक आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ये मेनली दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। तो देखिए ना, इनका ढाल किधर, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ढाल किधर है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, और पूरी तरह से पूर्व की ओर कह के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ढाल है, दक्षिण पूर्वी ढाल है, ठीक है। अब जब ये नदियाँ जाएंगी तो चूंकि ये पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी पूर्वी घाट वाली, इसीलिए क्या कर दी, इसे काट छाट के इधर इसे गिरा दी, ठीक है। और ये हर जगह से क्या हो गया, टूट फूट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नदियाँ इधर से जा रही थी और अपना रास्ता तो खोजेंगी भाई, नदियाँ जाएंगी तो रुकी, बार बार टक्कर मार के उस पहाड़ियों को काट दिया। जो आज हमें ईस्टर्न घाट दिखता है वो पहले पूरा सतत ही था, लेकिन उसे काटा किसने, उसे अलग किसने कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए इन नदियों ने कौन कौन सी, महानदी हो चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी, ऐसी कई नदियाँ हैं। अब जानते हो और चीज़ें, ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट बहुत ऊंचा है, इसकी औसत पूर्वी घाट की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई, इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, और इधर पूर्वी घाट में पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, ठीक है। इसी पूर्वी घाट का ही बढ़ा हुआ हिस्सा, देखिए ये जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये दोनों आपस में कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर मिल जाते हैं, जिसका नाम है नीलगिरी, ठीक है। याद रखिए, जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियाँ आपस में मिल जाती हैं तो एक पहाड़ी का निर्माण करती हैं। कहाँ मिलती हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर मिलती हैं, ठीक है। और वहाँ पास एक पहाड़ी का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, दो बेटा, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, अभी आपको बताएंगे। ये जो पश्चिमी घाट का विस्तार है ये और आगे तक गया है और श्रीलंका तक गया है, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार और आगे तक गया है। यहाँ सबसे दक्षिण में देखेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में देखेंगे तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और उसकी सबसे अन्नामलाई की सबसे ऊँची चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ हिमालय, अगर हिमालय से इन पहाड़ियों की तुलना करेंगे तो हिमालय की तो औसत ऊंचाई 6000 मीटर आ रही थी, उसमें भी जो मध्य हिमालय था उसकी ऊंचाई आ रही थी 3000 से 1800 मीटर औसत ऊंचाई, और यहाँ मैक्सिमम जा रहा है 2695। तो आप देखिए, और मध्य हिमालय पर्यटन के लिए था, इसका मतलब ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भी पर्यटन के लिए फेमस होंगी। तो यहाँ कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कार्डेमम की पहाड़ी हो गई, जैसे पालनी की पहाड़ी हो गई, सेवराय की पहाड़ियाँ हो गई, ये सब किसके लिए, पर्यटक पहाड़ियाँ हैं। ये पर्यटक यानी कि घूमने फिरने वाले, अच्छी आपको लोकेशन दिखेगी वहाँ, जैसे आप कुल्लू में घूमने जाते थे, ठीक है, रानी खेत में घूमने जाते थे, डलहौजी में घूमने जाते थे, वैसे यहाँ भी घूम सकते हैं। यहाँ सबसे फेमस, इन पहाड़ियों के बीच में एक सबसे फेमस जगह है घूमने के, उससे बहुत फेमस है, उसका नाम है ऊटी। ऊटी कहाँ है, तो वहीं तमिलनाडु में है, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, पालनी सेवराय की पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है ऊटी जगह, बहुत फेमस है घूमने के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, ऐसे करके कई सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट का पार्ट है। तो अभी हम जो देख रहे थे वो पश्चिमी घाट का पार्ट देख रहे थे। पश्चिमी घाट का ही बढ़ा हुआ यानी नीलगिरी से आगे वाला पार्ट अन्नामलाई, कार्डेमम, ठीक है, और आपका पालनी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सेवराय की पहाड़ियाँ हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय की तरह तो बहुत ऊंची है नहीं, तो हिमालय की तरह जब ऊंची नहीं है तो यहाँ ज़्यादा ग्लेशियर बनेगा ही, ठीक है। तो ग्लेशियर नहीं बनेगा तो क्या, यहाँ की नदियों में जो हिमालयी नदियाँ थी उनकी अपेक्षा पानी ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, तो सीधी सी बात है वहाँ ग्लेशियर हमेशा रहते थे, तो वहाँ की नदियाँ हमेशा अपने उफान पर रहती हैं। लेकिन पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों यानी नदियों में पानी की कमी रहेगी, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ साल भर उसी उफान में नहीं रहती हैं, बल्कि इसमें पानी की कमी रहती है। तो अब देखिए, जो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है और जो समुद्री तट है उनके बीच में मैदान पड़ता है, जैसे ये मैदान है, ये पश्चिमी घाट है और ये समुद्री तट है, और इसके बीच में जो मैदान दिख रहा है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। उसी तरह ये जो पूर्वी घाट है और तट है उसके बीच में भी ये मैदान पड़ता है, तो इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्व की ओर है इसलिए पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। तो जो पठारों के कगार का काम कर रहा है और तटों के बीच में जो मैदान पड़ रहा है उसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं।
अब देखिए भारत में जो मानसून आता है, अब उसके परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का भारत को बनाने में। देखिए जब मानसून आता है, मानसून क्या होता है, तो मानसून बादल होते हैं, ऐसे बादल जिनमें बारिश की मात्रा हो, पानी की मात्रा हो, उन्हें हम मानसून कहते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए आसमान में, आपको बहुत सारे बादल दिखेंगे, क्या वो सब बारिश करते हैं? नहीं। तो ऐसे बादल जो बारिश कराते हो वैसे बादलों को हम मानसून कहते हैं। और भारत में मानसून का प्रवेश कब से होता है, याद करिए 15 जून के बाद से भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है, और उत्तर भारत में आते आते वो जुलाई का महीना आ जाता है। ठीक है, तो अब मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो सबसे पहले यहाँ आपको बताएं, अभी ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो पूर्वी तटीय मैदान में केरल वाले तट को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट कहा जाता है। केरल वाले तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश कहाँ से करता है, तो मालाबार तट से प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखिए अब भारत में मानसून कौन बना रहा है, तो ये अरब सागर है, ठीक है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, इनसे जो बादल बनते हैं, इनके वाष्पन की क्रिया से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और वही बादल को लाएगा कौन, यानी वही मानसून को लाएगा कौन भारत में, हवाएं लाएंगी। हवाओं का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हवाएं क्या करती हैं, तो इसी पर फेरल ने एक नियम दिया। फेरल ने कहा, एक साइंटिस्ट थे, यानी एक, ठीक है, और उन्होंने नियम दिया कि जो उत्तरी गोलार्ध होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा हमेशा दाहिनी ओर रहेगी, राइट साइड रहेगी, दाहिनी ओर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा कैसे बहेंगी, दाहिनी ओर, क्लॉकवाइज। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की हमेशा हवाएं जो रहेंगी वो बाईं ओर बहेंगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे हवाओं की डायरेक्शन कैसे रहेगी, हमेशा ऐसे मोड़दार, ऐसे। ठीक है, फेरल ने बताया था कहाँ के लिए, उत्तरी गोलार्ध के लिए। तो ऐसा हमारे अभी मानसून अगर आए तो हिंद महासागर से सीधा चला जाना चाहिए, पर हमारा मानसून सीधा ना जाके इधर मुड़ता हुआ जाता है। और जरा बताइए, ये मानसून जाएगा तो इस पश्चिमी घाट से टकराएगा नहीं, क्योंकि बादल बहुत ऊंचाई पर तो होते नहीं। ठीक है, तो ये बादल पश्चिमी घाट से टकराते हैं और जम के यहाँ बस बारिश करवा देते हैं। कराएंगे कहाँ, पश्चिमी घाट पर, और साथ ही साथ पश्चिमी तटीय मैदान पर भी कराएंगे। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान पर बारिश होती है, और बारिश होने के कारण यहाँ भयंकर गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के पास का स्थित एरिया है, तो यहाँ गर्मी भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ बारिश और गर्मी के कारण भरपूर जंगल निकल आते हैं। ठीक है, वनस्पतियाँ खूब होती हैं, इसीलिए ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, अजीबोगरीब। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, सांपों की कई वैरायटी पाई जाएंगे। ऐसी जगह जहाँ कई सारी वैरायटी पाई जाए, वो चाहे वनस्पति हो चाहे जानवरों की, तो उस जगह को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी में इस जगह के संरक्षण के लिए इसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। यही मानसून अब आगे जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं टकरा गया, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, और उधर जाएगा जो बादल वो बहुत कम बरस पाएगा, और इधर बादल रोकने के लिए है तो पूर्वी घाट, लेकिन बहुत नीचे है, तो वो बादलों को रोक नहीं पाता। ये मानसून निकल जाता है आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ ये वाला एरिया सूखा रह जाता है, विदर्भ वाला एरिया हो गया, तेलंगाना का एरिया, ये सूखा रह जाता है। और जबकि इधर वाला देखिए, गोवा, हरियाली ही हरियाली। ठीक है, मुंबई वाले इलाके में बारिश होती रहती है, देखते हैं बाढ़ आ जाती है, तो समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ बारिश होती रहती है। ठीक है, अब देखिए, तो इसीलिए और इसी तरह अब यहाँ से जो मानसून उठेगा उसे कोई रोक नहीं पाता, तो वो मानसून जाता है सीधे कहाँ, और आपको बताएं मानसून ऐसे मुड़ता हुआ जाएगा, क्योंकि हवाएं इसी डायरेक्शन में चलती हैं, और ये यहाँ बारिश करा देती हैं। कहाँ, मेघालय में। देखिए सीधा मानसून जाएगा तो यहाँ रोकने के लिए तो कोई है ही नहीं उसे, सीधा वहाँ पास आपको बताए थे गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ियाँ, और वहीं पास टकराता है मानसून और मेघालय में जम के बारिश करा देता है। इसीलिए पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बारिश होती है तो मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, और उसी के पास एक जगह है मासिनराम, वहाँ पर होती है। तो कैसे होती है आपको पता चलेगा, क्योंकि इस मानसून को पूरा भर के ले जाता है मानसून, पूरा पानी, और जाके उड़ेल देता है मेघालय में, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो पहाड़ों का बहुत बड़ा लेना देना है मानसून के बरसने से। ठीक है, पहाड़ और हवाएं, ये दोनों का बहुत बड़ा लेना देना है किससे, मानसून के बरसने से। ठीक है, यहीं देखिए, यहाँ एक अरावली पहाड़ियाँ, अब ये मानसून जाता तो है पर ये सीधा ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ अरावली पहाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई हैं। अगर ऐसे होती पहाड़ी तब तो रोक पाती, लेकिन ऐसे ना होके कैसे, इसी के पैरेलली हो गई है, इसीलिए मानसून जाता है और यहाँ हिमालय खड़ा है, यहीं पास बारिश करा देता है। तो इसीलिए उत्तराखंड वाले साइड में बारिश खूब होती है, हिमाचल में बारिश हो जाती है, पंजाब में भी बारिश हो जाती है, जम्मू में नहीं हो पाएगी। क्यों, ये तो पूरा पहाड़ी से भरा हुआ इलाका है, तो बादलों जब जाते हैं मानसून तो वो लड़ के वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पठारों से रिलेटेड यही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो भारत में कौन कौन सी जगह बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, तो आपको बता दें बायोडाइवर्सिटी वहीं होगी, ठीक है, जहाँ पास गर्मी ज़्यादा होगी, ह्यूमड होगा, ठीक है, वहाँ का मौसम, और वहाँ बारिश होगी। तो भारत में आपको दो जगह ऐसे दिखा, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा
पूर्वी हिमालय, ये हिमालय के ही पार्ट तो है, गारो खासी जयंतिया इधर से आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये दो जगह भारत में हॉट स्पॉट के लिए फेमस है, ठीक है। कौन सी? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। अब इन जीव जंतुओं का तो हमें संरक्षण करना है, इन वनस्पतियों का संरक्षण करना है, इसलिए हमने हॉटस्पॉट बना दिया। लेकिन जिन जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण करना है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, वो भी तो जरूरी है इस इन्वायरमेंट के लिए। तो उनके लिए रामसर सम्मेलन किया गया था और उनके लिए रामसर साइट बनाई जाती है, ठीक है। तो आपने दोनों चीज़ सुनी होंगे, हॉटस्पॉट भी। तो ये दोनों कैटेगरी किसकी हैं? बायोडाइवर्सिटी की है। जब जंतुओं और वनस्पतियों को बचाया जाता है जो लैंड पर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। और जब वही जलीय जंतु हो जाते हैं, जलीय वनस्पतियों को बचाना होता है तो उसे हम रामसर साइट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। अब क्वेश्चन, भारत का सबसे खनिजों वाला पठार? छोटा नागपुर का पठार। भारत में सोने की खदानें सबसे ज़्यादा कहाँ है? धारवाड़ के पठार में। हीरा कहाँ निकला? जो आपको पता होगा, कोहिनूर हीरे के नाम सुना है? यहीं तेलंगाना के पठार से निकला। यहीं खाने हैं कई सारे, उन्हीं में से खुदा के निकला था कौन? उसका ऐतिहासिक महत्व ज़्यादा है, उसे हम हिस्ट्री में बताएंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। तो कहाँ से निकला था? तेलंगाना से, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार? लद्दाख का पठार, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछेगा, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार तो दक्कन का पठार, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, सबसे अधिक खनिज वाला पठार छोटा नागपुर का पठार, सोने की खदानें वाला पठार आपका धारवाड़ का पठार, ठीक है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।